नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी रूम। आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो जीव विज्ञान में बायोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ये पिछले 10 साल का क्वेश्चंस है जो प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व नहीं किए हैं और सॉल्व किए भी हैं तो आप इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात, जो 67th बीपीएससी है उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, मानव तंत्र में इंसुलिन जिसका उपापचय मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं नियंत्रित करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित। इसका डिटेल देखते हैं। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावित होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। एक प्रोटीन है। ग्लूकोज समस्थान के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन जो है लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ही प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक। अब देखिए, एंटीबायोटिक सबसे पहले जब भी एंटीबायोटिक का नाम आता है तब पेनिसिलिन को याद कीजिए। पेनिसिलिन एक है। दूसरा बात, एक है सल्फाडाइजिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसमें इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? एक से अधिक है इसलिए ऑप्शन ई होगा। ये 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपयुक्त विकल्पों में से जो हमने बोला कि इसका विकल्प क्या होगा, तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों में किया जाता है। क्या किया जाता है उपयोग इसका? बैक्टीरिया जनित रोगों में इसका उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? मुख्यतः मतलब मेन कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हम लोग को? गेहूं, जौ, चावल या मक्का, या इनमें से कोई या एक से अधिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है हम लोग को चावल से मिलता है, राइस से। ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। इसका डिटेल देखते हैं क्यों ये मिलता है। तो इसका डिटेल में, उपरोक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम चावल में कितना? 100 ग्राम चावल, पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। कितना? चावल में कितना होता है? 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों में चावल का जो मात्रा है जिसमें विटामिन, खनिज और फाइबर का रिच मात्रा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कीट संवर्धन क्या है? अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों के मारने का विज्ञान। देखिए, कीट संवर्धन मतलब कीटों की वृद्धि करने का संवर्धन, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं 2015 में, 56 से 59वां बीपीएससी में। इसका डिटेल देखिए। डिटेल में क्या है? कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। क्या चीज का है? वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र है। केंचुआ कृषकों की, क्योंकि ये खाद्य का काम करता है। भूमि की आंत कहा जाता है इसे। क्या क्या कहा जाता है? ये भी आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। कृषकों का मित्र कहा जाता है। भूमि की आंत भी कहा जाता है। केंचुआ खाद और वर्मी पोस्ट, क्या है? वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर और उत्तक जैव उर्वरक है। ये जैव खाद भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? किसका? जेनेटिक। जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये आंसर जेनेटिक है जो आनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक। ये भी 53 से 55वां बीपीएससी में प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका डिटेल देखिए। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है, जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और आनुवांशिकता विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग पौधे निम्न में से किस भाग से प्राप्त होता है? ये कली से होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे हो, एसएससी हो या जो भी एग्जाम हो, इसमें बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लौंग पौधे का कौन सा भाग से प्राप्त होता है हमें? लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पत्तियां से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से या शुष्क कली से। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, शुष्क पुष्प कली से। ये भी 56 से 59 2015 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लौंग क्या है? लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये देखिए, नामक क्या है? मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। किसका है? यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इस नाम का एक है सदाबहार वृक्ष जिससे मिलता है। एक इसको मसाले में भी गिनती करते हैं हम लोग। पादप कली क्या है? पादप कली। पादप कली क्या होता है? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष या एक बीज है। तो एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? वनस्पति विज्ञान में किसी विकसित या अविकसित पररोह एम्ब्रोनिक सूट जिसको बोलते हैं को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष या एक्सेल पर तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। कली जिसको बोलते हैं, जब पौधे उगते हैं तो सबसे पहले उसका कली निकलता है, वही। अगला क्वेश्चन है पौधे को क्या है? अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हेलोफाइटा। क्या बोलते हैं उसको? हेलोफाइटा। अब देखिए, लवण मृदोद्भिद जिसको हेलोफाइटा उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होता है, उच्च लवण युक्त जल में, जो बहुत ही खारा पानी होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईईजी, एन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी करता है? किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आपका मस्तिष्क के लिए, कि ब्रेन का फंक्शनिंग सही से हो रहा है या नहीं, उसके लिए देखा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें है ईईजी, मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। क्या है? विद्युतीय गतिविधियों का मापने वाला, करंट ठीक से पार कर रहा है या नहीं, उसके लिए है। अगला क्वेश्चन है जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? मतलब डिफरेंसेस क्यों होता है? इसका सबसे सटीक ऑप्शन है अनुकूलन या सहभागिता या उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रात्मक। तो इसका है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। ये भी प्री 56 to 59 में पूछा गया है। अब वैज्ञानिकों का समूह क्या है? वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद सिद्धांत,
क्या चीज़ का है, प्रकृतिवाद सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे डार्विनवादी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नव डार्विनवाद। क्या बोलते हैं, ऐसे भी डार्विन पद्धति भी बोलते हैं या डार्विन सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है, जिससे उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। क्या होता है, वंशागत। अगर किसी का अपने मतलब अनसेस्टर का है कोई ऐसा सिचुएशन, तो आने वाले पीढ़ी में भी होगा। पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों में उत्पत्ति होती है। क्या होता है, नई जातियों में उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है। किसका, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये है लैंगिक जनन पे। मेंडल का आप पता होगा कि मेंडल के बारे में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले ये मटर के दाने में इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था। मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे है, लैंगिक जनन पे आधारित है। डीएनए की खोज किसने की है, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक या ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना या उपरोक्त में से एक से अधिक या एक कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ई होगा। क्या होगा सही आंसर, ई होगा। इसका डिटेल देखते हैं, क्यों होगा एक से अधिक, क्योंकि दो लोग इसको मिलके किए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कौन कौन लोग हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण का विन्यास प्रस्तुत किया। क्या किया, कुंडलीकरण का किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रासायनिक शास्त्र फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। फ्रेडरिक रिस्चर ने इसे न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था, इसको न्यूक्लिन कहा था। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। क्या है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी है, डीएनए। जीन के आनुवंशिक लक्षणों का सबसे मेन जो नियंत्रण का लक्षणों का कारण क्या है, तो इसमें उत्तरदायी है जो डीएनए है। कैसे डीएनए है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। क्या, किस रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा, ठीक है, यह ऊर्जा जो है शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। शुगर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जो एक सरल, क्या होता है, एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न भागों में ऊतकों में पहुंच जाता है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज और ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है, लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20 या 30 से 40%। तो इसका सभी आंसर जानते हैं कि लगभग 70% पानी हम लोग का बॉडी में पाया जाता है
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हमारे शरीर में अधिकतम भाग जल से बना है। मानव में जल की मात्रा लगभग 2/3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विप्रो के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, इसका क्या बोलते हैं, प्रतिस्कंदन। जैसे अगर मान लो कि ब्लड किसी का कटने पर नहीं रुकता है या थक्का नहीं जमता है, तो इसे प्रतिस्कंदन बोलते हैं, प्रतिस्कंदन। तो इसका सही आंसर हमारा है, क्या होगा सही आंसर? विटामिन के। देखिए, प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडॉट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ, ठीक है, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी कहा जाता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? क्या बोलते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। किस विटामिन को बोलते हैं? तो विटामिन B2 को, विटामिन D2 क्या होता है पता नहीं, आइए इसका डिटेल देखते हैं। विटामिन B2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, आर्गोकैल्सिफेरॉल। जबकि विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कोलोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, कोलोकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 और विटामिन डी का वह प्रकार है, D2 विटामिन का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। किसको होता है? मनुष्यों को प्राप्त होता है। अनुपूरक रूप मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है? यकृत में होता है, त्वचा में होता है, या फुफ्फुस में होता है, या वृक्क में होता है? तो ये यकृत में स्टोर होता है। ये भी 2016 में प्री में इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित हो रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हम लोग पढ़े भी हैं। रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी मतलब आँख में रतौंधी हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सुमिलित नहीं है, मतलब गलत इसका मिलान है। तो गलत किसका है? तो इसका सही ऑप्शन होगा टोकोफेरोल बेरीबेरी। इसका ऑप्शन बी गलत है। आइए डिटेल इसका देखते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफैथेलमिया रोग क्या होता है? जीरोफैथेलमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोफैथेलमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसमें रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाता है। विटामिन डी क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी जो विटामिन D3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला है कि बेरीबेरी जो होता है, बेरीबेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है।
क्या होता है? विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अगले सेट में फिर 20 के आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन, विटामिन निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? किस युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, विटामिन B1 संतरा में मिलता है, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन इसमें होगा? तो इसका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं बोल रहा है, तो एक से अधिक इसमें होगा, एक से अधिक होगा। आइए डिटेल इसका देखते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। क्या है? विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल व्हीट गम ऑयल जो है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाफा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा से विटामिन सी मिलता है और इसमें से विटामिन B1 में बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई सही आंसर होगा। तो ये सीरीज़ का मेरा जो BPSC प्री में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से, ये पहला है। इसके बाद हम फिर 20 क्वेश्चन बनाएंगे। इसको देखने के बाद आपको काफ़ी क्वेश्चन एराइज हो गए। तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।